इकट्ठा अगर कंप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो वे, जिप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं एंड माई फाइल्स डॉट जिप एंड फाइल 1 फाइल 2 इस तरह से आप जिप कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो ये जो फाइल ए एंड फाइल बी है ना उसको कंप्रेस करके देखते हैं, जिप कमांड। ओके एंड इसके बाद आपको फाइल्स देना है, जैसे कि माई फाइल्स डॉट जिप, सॉरी जिप, एंड इसके बाद आपको फाइल का नाम देना है, जैसे कि फाइल ए फाइल बी। तो आप नंबर ऑफ फाइल्स भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एंटर कर देता हूँ, अब देखोगे यहाँ पे एडिंग फाइल ए बी एल करता हूँ, सो आप देखोगे माई फाइल्स डॉट जिप यहाँ पे आ चुका है। नाउ मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ आर्काइव नाम से, एंड मैं क्या करता हूँ cp, या चलो मूव कर लेते हैं, मूव माई फाइल्स डॉट जिप को मैं आर्काइव फोल्डर में कॉपी कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ एक्चुअली, cd एंड आर्काइव फोल्डर के अंदर चलते हैं अभी हम लोग cd करके, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। हमें वापस इसको डिकम्प्रेस करना है, अगर फिर से वो फाइल हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चलो यहाँ पे दिया नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं अनजिप, यहाँ पे माई फाइल्स डॉट जिप, ओके एनालाइज करते हो तो यहाँ देखोगे सो हमारा जो कंप्रेस्ड वर्जन था वो भी है एंड हमारी दोनों फाइल्स हमें यहाँ पे सेफली मिल गई है। ओके सो अब बात करते हैं कि हाउ टू लिस्ट फाइल्स इन अ जिप्ड फाइल। सपोज अभी हम लोग ने जो माई फाइल्स डॉट जिप अपनी एक फ़ाइल तो बना ली थी, अभी मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि इस जिप्ड फाइल में कौन कौन सी फाइल है, तो कितनी फाइल्स हैं, सो उसकी लिस्टिंग अगर हमें करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे माई फाइल्स डॉट जिप है, मैं यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, सिंपली मुझे चेक करना है कि उसमें कितनी फाइल्स है, कौन कौन सी फाइल्स है, मैं क्या करूँगा अनजिप -l एंड यहाँ पे माई फाइल्स, एंड आप देखोगे सो आप देख सकते हो कि काफ़ी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है एंड इसके बाद फाइल की नेम्स भी है, फाइल ए एंड फाइल बी, मतलब टोटल 2 फाइल्स हैं यहाँ पे। सो आपको इस तरह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं कि डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, की इंटरनेट से कोई फाइल हमें डाउनलोड करनी है, कोई पैकेज डाउनलोड करना है, कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग wget कमांड का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है एंड आपको क्या है, जो भी फाइल्स को डाउनलोड करना है ना उसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद क्या करना है wget एंड उस जो भी डाउनलोड फाइल का जो URL है उसको पेस्ट कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये python.org है एंड यहाँ पे ये डाउनलोड पाइथन है। अब मुझे पाइथन डाउनलोड करना है, लेकिन ये पाइथन मुझे डाउनलोड करना है लिनक्स इन्वायरमेंट में, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका URL चाहिए पहले, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ। ओके सो ये यहाँ से राइट क्लिक एंड यहाँ पे देखोगे सो कॉपी लिंक कॉपी लिंक एड्रेस। ओके सो यहाँ पे हम लोग ने डाउनलोड लिंक हम लोग ने कॉपी कर ली। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल पे। सो यहाँ पे देखोगे पॉल रेड हैट 01, यहीं पे मैं सिंपली क्या करूँगा ls पहले करता हूँ कि यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, मैं क्या करता हूँ wget एंड इसके बाद ये जो लिंक हम लोग ने कॉपी करी वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके सो यहाँ देखोगे python.org एंड पूरा ये फुल पाथ है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ सो आप देखोगे थोड़ी देर में वो रिजॉल्व करके वो जो पाइथन का जो पैकेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो ये पूरा इसने दिखाया कितना टाइम लिया, कितने MB का है एंड ऑल, एंड किस नाम से सेव हुआ है ये भी बता देगा, इस नाम से। एंड मैं ls करके दिखा देता हूँ। सो आप देखोगे तो पहले ये देखो यहाँ पे ये फोल्डर नहीं था, अभी आप देखोगे तो पाइथन 3.11 का ये जो पैकेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। सो इस तरह से आप wget से काफ़ी ईजिली आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है कि wget अभी जैसे कि यहाँ पे जो पाइथन का जो पैकेज डाउनलोड हुआ है वो डिफ़ॉल्ट नेम से हुआ है, तो ओके अगर आपको वो किसी और नेम से सेव करना है तो आप सिंपली क्या करो -O एंड इसके बाद फाइल का नाम दे दो, जैसे कि आपका file.txt एंड उसके बाद आप URL दे सकते हो, तो अब आपके जो गिवन नेम है उस नाम से वो सेव होगा। आगे आ जाते हैं, हाउ टू कॉल एन API ऑन लिनक्स। ओके सो कर्ल कमांड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो अगर हम API वगैरह जो कॉल्स रहते हैं ना वो भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द लिनक्स कर्ल कमांड। सिंपली हमें क्या करना है, API क्या होता है आपको पता है कि हम किसी वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग द API कॉल्स। सो अब जैसे कि यहाँ पे एक API वेबसाइट है numbersapi.com एंड रैंडम। सो ये क्या करता है, जो रैंडम फैक्ट हमें बताता है, हर बार एक रैंडम फैक्ट आपको यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। सो इसको ट्राई करके देखते हैं।
कॉम एंड इसके बाद रैंडम। ओके, सिर्फ इतना है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, अगर आप देखोगे तो उस जो हमारी जो API जो वेबसाइट है, हमें वहाँ से एक रिस्पॉन्स मिलता है जो कि हमारे टर्मिनल पे प्रिंट होता है। अगर आप देखोगे 340 इज़ द रिकॉर्ड नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन इंग्लिश क्रिकेट सीजन बाय टेक फ्रेमैन इन 1928। ओके, एंड मैं जितने बार भी इसको ट्राई करूँ, अगर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो आप देखोगे तो ये API से एक और रिस्पॉन्स आएगा जो कि हमारे टर्मिनल पे प्रिंट होगा। लाइक ये तो कोई नंबर है, इज़ अ नंबर ऑफ वर्ड डेफिनेशन इन द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। सो इस तरह से काफ़ी आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो, API कॉल्स कर सकते हो एंड सो ऑन। ओके, कर्ल कमांड से भी आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो एंड wget जैसे, एंड कर्ल कमांड को यूज़ करके आप HTTP एंड जो गेट हो गया, पोस्ट हो गया, इस तरह की रिक्वेस्ट भी इसमें सपोर्टेड होती हैं। ओके, हाउ टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन ऑन लिनक्स। ओके, सो जैसे विंडोज़ में तो काफ़ी आसान है। हम जैसे विंडोज़ पे गए, अभी जैसे ब्राउज़र पे गए, कोई पैकेज डाउनलोड किया exe, उसको एग्जीक्यूट किया एंड ऑल हो गया। अभी हम लिनक्स पे कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अभी वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने 2 कमांड एक्चुअली मेंशन करी है, एक हो गया apt, एक हो गया yum और dnf। apt कमांड ये डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर आप उबंटू यूज़ करते हो तो आपको apt कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, या तो आप रेड हैट बेस्ड करते हो जैसे कि CentOS हो गया, फेडोरा हो गया, सो आप yum कमांड यूज़ कर सकते हो। मोस्टली कॉर्पोरेट में रेड हैट CentOS बेस्ड होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ रेड हैट पे, सो हम लोग yum कमांड यूज़ करेंगे। सो आ जाते हैं हम यहाँ पे। सपोज़ ये हमारा टर्मिनल है, हमें कोई एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सपोज़ Nginx। ओके, Nginx एक आपको पता है वेब सर्वर है, एंड अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, yum इंस्टॉल, एंड इसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना उसका आप नाम दे दोगे, राइट। एंड जैसे कि Nginx हो गया, मैं जैसे कि एंटर करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या, दिस कमांड हैज़ टू बी रन विथ सुपर यूज़र प्रिविलेज। ओके, सो एंड ये प्रॉब्लम क्यों आती है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। देखो, आप सपोज आप एक नॉर्मल यूज़र हो, राइट। आपको अगर इस चीज़ की फ्रीडम मिल गई, इस चीज़ के राइट्स मिल गए, तो आप लिनक्स सर्वर पे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, और इट में क्रिएट एन इश्यूज़ एंड परफॉर्मेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे सूडो कर सकते हो। सूडो मतलब आप एज अ रूट यूज़र के प्रिविलेज से आप ये कमांड या तो ये जो टास्क के परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं सिंपली सूडो यूज़ करता हूँ, yum इंस्टॉल एंड Nginx। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है हर यूज़र के लिए कि आप सूडो यूज़ करो और आप अपना काम कर लो। नो, ये जो सूडो यूज़र, अब जैसे कि मैं पॉल यूज़र हूँ, राइट, एंड अगर मुझे सूडो का जो पावर है वो मुझे देना है कि नहीं, वो भी एडमिन के हाथ में होता है। अगर एडमिन चाहेगा तो ही मैं सूडो यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो सूडो, तो इसका मतलब है कि आपके एडमिन ने या तो रूट यूज़र ने आपको ये परमिशंस नहीं दी हैं, तो आप उससे बात करो एंड सॉर्ट करो। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कि अभी हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, यहाँ पे जो बोल रहा पासवर्ड फॉर पॉल, मतलब मैं अपना पासवर्ड दूंगा यहाँ पे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ तो डिफरेंट प्रोग्रेस हो रही है। हम लोग ने क्या किया, सिंपली किया सूडो yum इंस्टॉल Nginx। अभी देखो ये उसने क्या बोला कि यहाँ पे इतने ये सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, और देखो ये पूछ भी रहा है इज दिस ओके, मतलब आपको क्या डाउनलोड करना है। मैं अगर यहाँ पे सिंपली येस करता हूँ फॉर वाई, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा Nginx डाउनलोड होना शुरू हो गया है। सो इन दिस वे आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, इंक्लूडिंग द पाइथन, जावा एंड MySQL। कितनी सारी ही एप्लीकेशंस है लिनक्स पे, आप बहुत ही आसानी से इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल, ये देखो ये इंस्टॉल हो गया, राइट, एंड सबसे लास्ट में कंप्लीट भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक इफ एन एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड और नॉट ऑन लिनक्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी आपके पास देखो ऐसे नॉर्मल केसेस में सिर्फ ये लिनक्स टर्मिनल है, आपको किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, सपोज MySQL, बट आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि
लिनक्स पे ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर जिसको बोलते हैं, इसको यूज़ आप कर सकते हो। सिंपली क्या करोगे, RPM-QA, तो जो कि आपको लिस्ट कर देगा एंड हम लोग ग्रैब कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन नेम से कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। सो हम लोग सिंपली करते हैं जैसे कि RPM-QA एंड यहाँ पे ग्रैब कर लेता हूँ मैं SQL। अब मुझे चेक करना है कि SQL प्रेजेंट है कि नहीं मेरे में, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आप देखोगे तो SQLite यहाँ पे इंस्टॉल्ड है बट MySQL वगैरह नहीं है। अभी जैसे कि मैं Nginx अभी हम लोग ने इंस्टॉल किया ना, अभी वो चेक करना है। अब सिंपली Nginx, सो आप देखोगे तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे HTTPD करना है जो कि हमारा अपाचे होता है, सो आप देखोगे तो HTTPD यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, इस तरह से और भी अगर आपको चेक करना है जैसे कि हमारे पास जावा है, ओके, एंड यहाँ पे पाइथन है। सो आप देखोगे, सो ये सारे जो हमारे पैकेजेस हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, एक और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जो कि है DNF लिस्ट इंस्टॉल्ड। जो भी इंस्टॉल्ड, जितनी भी हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उसकी लिस्ट आपको दे देगा एंड उस पर से आप ग्रैब कर सकते हो काफ़ी इजीली। वो ये भी ट्राई कर लेते हैं, DNF लिस्ट इंस्टॉल्ड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी वो लिस्ट आपको दे देगा A to Z, ये पूरे सॉर्ट करके कि कितनी चीज़ें कौन कौन से पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, सो काफ़ी इजी है एंड इसमें से भी आप ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ जावा, ये देखो ये जावा, इसने जावा 11 एंड जावा 17, ठीक है। तो यहाँ पे दो जावा वर्जन यहाँ पे एट प्रेजेंट इंस्टॉल्ड है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू लिस्ट अवेलेबल पैकेजेस टू इंस्टॉल ऑन लिनक्स। ओके, दिस इज ऑल्सो वैलिड क्वेश्चन कि जब आप लिनक्स टर्मिनल पे होते हो, आपको कोई तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, बट उसके कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं, क्या वो एप्लीकेशन अवेलेबल है भी कि नहीं डाउनलोड करने के लिए, वो कैसे चेक करोगे। तो आप इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, एप्ट सर्च आप यूज़ कर सकते हो उबंटू बेस्ड में। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे यम या तो DNF लिस्ट अवेलेबल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यम लिस्ट, या तो हम DNF भी कर सकते हैं, DNF लिस्ट अवेलेबल मतलब जितने भी डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है लिस्ट। ओके, सो ये देखो अभी इसने पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी, देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे लिस्ट है जो अवेलेबल है। अभी इतनी सारी लिस्ट है, अभी हमारे काम की नहीं है, राइट। अभी सपोज़ मुझे क्या करना है, लिस्ट अवेलेबल में से मुझे क्या करना है कि ग्रैब करना है MySQL मुझे करना है एंड इसके MySQL जो एप्लीकेशन है इसके कौन कौन से जो वर्जन है वो अवेलेबल है। मैं एंटर करता हूँ तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे MySQL के। ओके, सो आपको कौन सा इसमें से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जावा में कि जावा के कौन कौन से वर्जन अवेलेबल है। आप जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जावा 17 OpenJDK, ओके, जावा 11 OpenJDK, जावा 1.8.0 OpenJDK एंड सो ऑन। सो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन कौन से अवेलेबल लिस्ट हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ सर्विस ऑन लिनक्स। काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस है वो एज अ सर्विस भी रन करती हैं। जैसे कि हम SQL की बात करें तो SQL एज अ सर्विस यूज़ होती है। अभी हम लोग ने जो Nginx जो अभी इंस्टॉल करी वो एंड ऑल्सो अपाचे वेब सर्वर वो एज अ सर्विस रन करते हैं। या तो हम बात करें फायरवॉल इज़ अ सर्विस, राइट। सो हम इसको स्टेटस चेक करना हो या तो स्टार्ट स्टॉप करना हो तो इसके लिए हम लोग systemctl कमांड का यूज़ करते हैं। चलो हम बात करते हैं अभी जैसे कि फायरवॉल हमारा एक्टिवेट या तो इनेबल्ड है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, systemctl स्टेटस फायरवॉल d.service। अब देखो यहाँ पे .service भी आ गया, राइट। अब मैं एंटर करता हूँ, सो आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे रनिंग है। सो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ओके। एंड जैसे कि systemctl अभी Nginx था, अभी स्टेटस करते हैं nginx.service। अभी देखोगे अभी Nginx अभी हम लोग ने इंस्टॉल किया तो वो nginx.service यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें मिल गई। स्टेटस चेक करते हैं, सो आप देखोगे तो यहाँ पे इनएक्टिव है क्योंकि इंस्टॉल्ड हम लोग ने कर लिया बट स्टार्ट तो हम लोग ने किया ही नहीं, राइट।
सो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सिस्टम CTL, ओके, स्टार्ट एंड nginx डॉट सर्विस एंड ओके। सो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। रीज़न ये है कि ये इसमें भी सूडो या तो रूट प्रिविलेजेस या तो एडमिन एक्सेस चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे रूट दे देता हूँ। सो जैसे ही मैंने पासवर्ड प्रोवाइड किया सो वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी हमें चेक करना है कि ये स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटस हम देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो nginx था हमारा वो एक्टिव एंड रनिंग है राइट नाउ। ओके, सो एंड एट द सेम टाइम आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो। आप सिंपली स्टॉप करोगे। सो यहाँ पे फिर से पासवर्ड मांग रहा है वो सो ठीक है, सो स्टॉप हो गया। अब स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे इनएक्टिव डेट हो गया। सो इन दिस, ठीक है, तो इस तरह से आप किसी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, चाहे वह फायरवॉल हो, चाहे आपकी SSH सर्विस हो, चाहे आपकी nginx हो, वेब सर्वर हो, ये सब जो सर्विसेज होती हैं आप उसको कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द सिस्टम CTL कमांड। ओके, हाउ टू लिस्ट ऑल द सर्विसेज ऑन लिनक्स। ओके, सो अगेन द वैलिड क्वेश्चन, जो मैं आपको ना काम की चीज़ें ही बता रहा हूँ यहाँ पे अभी, कि आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फायरवॉल सर्विस, nginx सर्विस, राइट, आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी सर्विसेज हैं प्रेजेंट। सो अगेन इट्स अ सॉल्यूशन सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट्स एंड उसके हाइफन टाइप इक्वल टू सर्विस एंड हाइफन ऑल। सो आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हो, सो आपको सारी अवेलेबल जो सर्विसेज हैं वो मिल जाएगी एंड आई थिंक उसका स्टेटस भी आपको दिख जाएगा, सर्विस हाइफन ऑल। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक अलग सा विंडो टाइप का आ गया एंड इसमें आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। एंड अगर आप इसको कंपेयर करो विंडोज से तो आपको जो टास्क मैनेजर होता है वहाँ पे सर्विसेज नहीं, टास्क मैनेजर नहीं, सर्विस मैनेजर एक अलग होता है, तो उसमें आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे एंटर करके देख सकते हो, इनएक्टिव है, एक्टिव है, यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये देखो, ये सारी सर्विसेज के नाम मिल जाएंगे आपको। अब आगे जाते हैं। ओके, सो अब बात हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में। ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, एक कुछ नहीं, हम लोग एक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, OS लेवल पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं एंड उसमें हम लोग एग्जीक्यूटेबल जो हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन या तो हम लोग पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल सके कि कौन से लोकेशन में वो चीज़ प्रेजेंट है एंड कहाँ रेफ़र करना है। सबसे बड़ा एग्जांपल जावा होम, जब भी आप जैसे विंडोज़ में भी जावा इंस्टॉल करते हो तो आपको जावा होम नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि जावा रिलेटेड एप्लीकेशन है तो कहाँ पे मुझे जावा ढूंढना है एंड उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो इतना तो आप समझ गए। सो उसी प्रकार से लिनक्स में भी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, एंड सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग जो हम लोग ऑलरेडी हैं हमारे पास वो चेक करना हो तो क्या करेंगे, पहले तो मैं CD कर देता हूँ। ओके, एंड प्रिंट ENV मतलब प्रिंट इन्वायरमेंट वेरिएबल, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, सो इस तरह से आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी एंड काफ़ी सारे हैं। देखो यहाँ पे पाथ है, पाथ ये जो लोकेशन या तो वेरिएबल होता है वो हमारे विंडोज़ में भी होता है, इफ़ यू नो, एंड काफ़ी सारे हैं नॉर्मल चीज़ें। अब जैसे कि स्टार्टिंग में ही देखते हैं तो यहाँ पे शेल टाइप होगा, ये देखो शेल कि इसका डिफ़ॉल्ट शेल कौन सा है, बैश है, एंड होस्ट नेम क्या है, रेड हैट है, एंड PWD, देखो PWD जो कमांड हम लोग यूज़ कर रहे थे होम पॉल, तो उसको कैसे पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो यहाँ पे इन चीज़ों से डिफाइंड होता है ऑपरेटिंग, आई मीन लाइक इन्वायरमेंट वेरिएबल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ऐड अ न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑन लिनक्स, एंड यहाँ पे मैं ग्रैब करता हूँ जावा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी जावा इंस्टॉल्ड है फॉर एट प्रेजेंट राइट नाउ, मुझे उसकी लिस्ट दो। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि मेरे लिनक्स इन्वायरमेंट में 2 जावा के वर्जन इंस्टॉल्ड है, जावा 11 एंड जावा 17, राइट। अभी अगर आप कोई जावा एप्लीकेशन रन करते हो सो वो कौन से जावा को यूज़ करेगा, 11 को या 17 को। ओके, मान लो आपको इस पे कंट्रोल चाहिए कि मैं जब चाहूँ मैं 11 यूज़ करूँ, मैं जब चाहूँ 17 यूज़ करूँ। अभी जैसे कि आप जावा एंड सिंपल यहाँ पे वर्जन यूज़ कर सकते हो, जावा वर्जन यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम जावा 11 को यूज़ कर रहा है। अभी मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे 17 चाहिए, सो मैं क्या करूँगा, राइट। इसके लिए मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकता हूँ, जैसे कि जावा होम। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जावा होम के लिए मैंने पूरा एक एग्जांपल दे दिया। एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए एक्सपोर्ट कमांड यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट जावा अंडरस्कोर होम इक्वल टू यूज़र लिब JVM, एंड इसके बाद जहाँ भी आपका जावा इंस्टॉल्ड है उसका आपको लोकेशन दे देना है, राइट। सो देखोगे यूज़र लिब जावा, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे चलो देखते हैं CD यूज़र लिब JVM, ओके, एंड यहाँ पे LS करते हैं। तो अगर आप देखोगे सो यहाँ पे देखो 2 बड़े वर्जन दिख रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक 17 हो गया। मुझे 17 यूज़ करना है, राइट। सो मैं उसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, कॉपी। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट जावा होम इक्वल टू, फिर मैंने पूरा लोकेशन दे दिया, उसका पाथ दे दिया कि जहाँ हमारा जावा इंस्टॉल्ड है, जैसे कि यूज़र लिब JVM, एंड फिर जावा 17। ठीक है, मैंने ये कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ एंटर, एंड इसके बाद भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रिंट ENV। सो आप स्टार्टिंग में अगर देखोगे, सो यहाँ देखोगे तो जावा होम आ गया, यूज़र लिब JVM, एंड आपका जावा 17 आ गया। ओके, नाउ आपके पास एक और स्टेप था, अगर आप नोटिस करोगे तो एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू ये वाला। ओके, सो हम लोग जल्दी से ये भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी सिंपल आपने जावा होम दिया ना, तो अभी आप जावा होम वर्जन यूज़ करोगे तो अभी आपको 11 ही मिलेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू, मैं क्या बोलता हूँ, डॉलर जो जावा होम है, ओके, इसके अंदर जो बिन है, जो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल है, वो मुझे पाथ में डिस्क्राइब करनी है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे डॉलर पाथ दे देता हूँ एंड एक्सपोर्ट, राइट। एंड अब इसके बाद आप मैजिक देखो, अब मैं जावा वर्जन यूज़ करता हूँ, वर्जन। सो नाउ यू कैन सी कि देखो पहले वो JDK 11 में टारगेट कर रहा था, अब वो 17 यूज़ कर रहा है। सो इन दिस वे हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है क्यों यूज़फुल है, कैसे है। ऑल्दो ये जो अभी हम लोग ने जितने भी चेंजेस किए, दिस इज़ अ टेम्प्ररी, ओके, और जैसे ही आप लॉग आउट करते हो ये आपके सारे चेंजेस चले जाएंगे। ओके, सो अब बात करते हैं हाउ टू ऐड अ न्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स परमानेंटली ऑन लिनक्स। तो अभी जो हमने देखा एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया, राइट, सो वो एक टेम्परेरी है। तो जब तक आप टर्मिनल ओपन है, आपका यूज़ कर रहे हो, तब तक है वो। जैसे ही आप लॉग आउट करते हो, सो आपके जो चेंजेस है वो वहाँ से हट जाएंगे। परमानेंटली करना है तो आपको क्या करने का, आपका जो बैश RC फाइल होती है आपकी, जो यूज़र स्पेसिफिक, आप उस फाइल में अपना मेंशन कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स, एंड इस तरह से आपका फाइल का नाम, एंड दैट्स इट। चलो करके देखते हैं, राइट। अभी जैसे कि अब मान लो मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है। अब यहाँ पे पहले तो क्या करो, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओ, ठीक है, ये होम दिखना चाहिए। यहाँ पर CD सिंपल CD कर लो, आप होम पे आ जाओगे। उसके बाद ls-la करते हो, एंड सबसे ऊपर आप देखते हो, यहाँ पे देखो ये डॉट से आपको स्टार्ट होने वाली कुछ फाइल्स दिखेंगी, जिसको हम हिडन फाइल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, एक .bash प्रोफाइल और एक .bash rc। ओके, सो ये जो .bash rc है, आप उस फाइल में अपना वेरिएबल को मेंशन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एडिट करने के लिए हम लोग vi यूज़ कर सकते हैं, राइट, .bash rc। ओके, नाउ हम लोग सबसे नीचे चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं इंसर्ट। ओके, सो यहाँ पे सबसे लास्ट में जाते हैं हम लोग, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे कि टेस्ट वार इक्वल टू, एंड इसमें हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक ABCD ऐसी कोई वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, राइट। अभी क्या .bash rc सिर्फ चेंजेस करने से क्या हमारा वो जो वेरिएबल है वो बन गया। हम लोग देखते हैं प्रिंट ENV। चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेस्ट वार नाम का नहीं है, हम लोग ग्रैब भी कर लेते हैं। अगर हमें टेस्ट वार यहाँ पे नहीं, होता क्या है, जब हम बैश RC में चेंजेस करते हैं उसके बाद हमें उस वेरिएबल को, सिर्फ वेरिएबल के नाम को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट टेस्ट वार। ओके, सिंपल। एंड अभी हम लोग फिर से ग्रैब करते हैं, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके बाद
अभी हम लोग ने एक इसका एग्जांपल देखा था सोर्स करने का, राइट, सोर्स एंड यहाँ पे डॉट बैश RC, एंड जैसे ही मैं इसको करता हूँ एंड यहाँ पे अब करते हैं, सो आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट वार इक्वल टू ABCD, यह हमारा अब जो वेरिएबल है वो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे आ गया है। ओके, अभी आप लॉग आउट भी करो, फिर से लॉग इन करो तो ये वेरिएबल आपको वहाँ पे मिलेगा। सो इन दिस केस आप परमानेंटली इसको काफ़ी इजीली सेट कर सकते हो। ऑल्दो ये यूज़र लेवल है, मतलब आपके यूज़र स्पेसिफिक, कोई दूसरा यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको ये वेरिएबल नहीं दिखेगा, सिर्फ ये आपके लिए है। एंड इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, और जानने की इच्छुक हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, हाउ टू प्रिंट अ स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम अ CSV फाइल। सो अगर हम CSV फाइल के साथ अगर डील कर रहे हैं एंड उसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर कॉलम, सिर्फ एक कॉलम प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग AW की कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे करना है कि हमें यहाँ पे फील्ड सेपरेटर बताना पड़ता है, AW के -F मतलब फील्ड सेपरेटर, एंड यहाँ पे कॉमा, क्योंकि CSV में कॉमा सेपरेटेड होता है सारे डेटा, राइट। एंड जब भी हम लोग बहुत सारे डेटा के साथ डील करते हैं, सो यहाँ मोस्टली हम लोग को CSV ही मिलता है, राइट। सो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है AW की -E एंड कॉमा। एंड इसके बाद जो आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पे आप इस तरह से देते हो, सिंगल कोट्स एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रिंट, एंड उसके बाद डॉलर के बाद आप कॉलम का नंबर, जिसको हम फील्ड्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि मुझे अगर सेकंड कॉलम प्रिंट करना तो मैं सेकंड कॉलम इस तरह से दे दूंगा, एंड उसके बाद आपको फाइल देनी है। सो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे माई फोल्डर पे जाता हूँ एंड LS, ओके LS, तो यहाँ पे मेरे पास test.csv मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी मैं आपको रीड करके भी दिखा देता हूँ पहले, तो LS करता हूँ test.csv। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट कॉलम है, जैसे ID हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स एंड प्रोफेशन एंड ऑल। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, ओके। सो अगर आप इसको विजुलाइज करो तो एक्सेल में भी इस टाइप का डेटा होता है, राइट। अभी जैसे कि मैं फिर से LS करता हूँ, अभी जैसे कि देखो ये अभी यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे हमारा पास डेटा है, मुझे क्या है, सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, जो कि हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड कॉलम है। सो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम की पूरी लिस्ट चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, वो बहुत ही आसान है। ओके, हम लोग इसके लिए करेंगे AW की कमांड, उसके बाद हम लोग देंगे फील्ड सेपरेटर, तो F मतलब कि सारी फील्ड, सारे कॉलम कॉमा से सेपरेटेड है, उसके बाद सिंगल कोट्स एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हम लोग प्रिंट करना है कौन सा कॉलम, $2 मतलब सेकंड कॉलम, कौन सी फाइल से करना है, वो है हमारा test.csv। जैसे ही एंटर करेंगे, नाउ यू कैन सी हमें पूरे यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे मिल चुके हैं। और बाप रे, बहुत ज़्यादा ही बड़ी लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रीड करना मुश्किल हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, mini.csv कर लेता हूँ, mini.csv। सो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट नेम मिल जाता है। आपको अगर प्रोफेशन चाहिए, प्रोफेशन देखो, अब यहाँ पे अगर आपको लास्ट कॉलम चाहिए, सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, NF। तो यहाँ पे देखोगे प्रोफेशन मतलब जो कि हमारा लास्ट कॉलम था वो यहाँ पे हमें इस तरह से मिल गया है। यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल कॉलम चाहिए, जैसे कि 1 एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे $1, $2 इस तरह से कर सकते हो। सो आप देखोगे तो ID एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम इस तरह से आपको मिल जाता है, एंड वो भी स्पेस सेपरेटेड। सो इस तरह से आप CSV पे काम करते हो। AW की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल, एंड इस पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज़्यादा जानना चाहते हो, सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। हाउ टू डिस्प्ले स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लाइन्स। ओके, कट कमांड इज़ वेरी हेल्पफुल जब आपके पास कोई डेटा हो जो फिक्स्ड लेंथ का हो, राइट। अब जैसे कि हम इंडिया की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो गाड़ी के जो नंबर होते हैं, व्हीकल्स नंबर, वो कैसे चालू होते हैं, MP, MH इस तरह से, मतलब डिपेंड अपॉन द स्टेट, राइट। सो अगर आपको वो स्टार्टिंग के 2 लेटर ही निकालना हो कि कितने MH के हैं, कितने MP के हैं एंड सो ऑन, सो आप स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर चाहिए, राइट, पूरे लिस्ट में से, तो आप सिंपली कर सकते हो यूजिंग द कट कमांड। क्या करना है, कट -C एंड उसके बाद जितने भी कैरेक्टर आपको चाहिए, जैसे कि मैं 1 से 2 तक चाहिए तो आप ले सकते हो, एंड उसके बाद file.txt।
ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि mini.txt था हमारा, सो हम लोग क्या करते हैं, कट -c and 1 एंड mini.csv। सो आप देखोगे, सो यहाँ पे आपको जो पहला कैरेक्टर, सिर्फ पहला कैरेक्टर मिला, राइट। मैं बोलता हूँ कि मुझे पहला और दूसरा चाहिए, मैं सिंपल यहाँ पे -2 कर देता हूँ। सो आप देखोगे तो यहाँ पे मिल गया, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले तो Ctrl L कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड और थर्ड चाहिए, मैं यहाँ पे सेकंड और इस तरह से थर्ड कर देता हूँ। सो आप देखोगे 01, 02, 03, 04, इस तरह से आपको किसी डेटा को स्प्लिट करना हो, इस तरह से स्लाइस करना हो, तो कट कमांड इज़ वेरी हेल्पफुल। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, हाउ टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक लाइन फ्रॉम अ फाइल। समटाइम ऑल्सो यूजफुल कि आपको मालूम है कि आपको आपकी 20 लाइन 30 लाइन है एंड आपको कोई स्पेसिफिक लाइन ही प्रिंट करनी है, इस केस में हमारा LCD कमांड काफ़ी हेल्पफुल है। सिंपली अगर आप इसका सिंटैक्स देखोगे LCD-n एंड यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर 5p मतलब 5th लाइन एंड file.txt, इसको भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि LCD -n, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 5p मतलब 5th लाइन मुझे प्रिंट करनी है mini.csv में। आप देखोगे तो यहाँ पे 5th लाइन प्रिंट कर दी। मैं बोलता हूँ कि चलो यहाँ पे 8th लाइन प्रिंट करनी है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 8th लाइन इसने प्रिंट कर दी। सो इस तरह से एक स्पेसिफिक लाइन आपको प्रिंट करनी हो तो इट इज़ अगेन हेल्पफुल। एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट इन LCD कमांड, हाउ टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड विद इन अ फाइल। सो अगर किसी फाइल में कोई वर्ड को आपको रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, जैसे कि हम विंडोज़ में भी काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सिंटैक्स आप देख सकते हो, LCD-n s मतलब सब्सटीट्यूट, मतलब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एंड उसके बाद फ्रॉम से टू मतलब जिस वर्ड को चेंज करना है, जिस वर्ड से चेंज करना है, एंड g मतलब ग्लोबल, एंड उसके फाइल का नाम दे सकते हो। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि cat mini.csv। अब जैसे कि लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोफेशन में बिजनेस है, राइट, बिजनेस एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ कि जो बिजनेस वर्ड है उसको मैं फाइनेंस से चेंज कर दूँ, काफ़ी ईजिली है, LCD-n एंड इसके बाद सिंगल कोट्स, इसके बाद सब्सटीट्यूट, कौन सा वर्ड चेंज करना है, बिजनेस, किस वर्ड से चेंज करना है, फाइनेंस, एंड उसके बाद ग्लोबली करना है, एंड mini.csv फाइल के अंदर करना है। जैसे एंटर करता हूँ, ओके, यहाँ पे एक्चुअली -n हटाना पड़ेगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, सो अगर आप देखोगे तो लास्ट में फाइनेंस, तो जहाँ भी बिजनेस था वहाँ पे फाइनेंस इसने प्रिंट करके दे दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। ऑल्दो एक चीज़ अगर आप अभी भी नोटिस करोगे तो ये परमानेंट चेंजेस नहीं है, सिर्फ वो टर्मिनल पे रीड कर रहा है। ओके, सो परमानेंट चेंजेस के लिए भी काफ़ी कुछ है, एंड LCD में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सेपरेट वीडियो है, प्लीज़ देख लेना। नाउ हाउ टू कन्वर्ट द कंटेंट टू अपर केस और लोअर केस विद इन अ फाइल। ओके, सो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, किसी फाइल के पूरे ही कंटेंट को अपर केस करना हो सो कर सकते हो। आप इसके लिए TR कमांड यूज़ करते हो, सो ट्रांसलेट। एंड इसमें भी अगर आप एग्जाम्पल नहीं सिंटैक्स देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 है, TR। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोअर केस से अपर केस में चेंज करो, एंड मुझे इनपुट किससे देना है, किसी एक फाइल से देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे test.txt, राइट। मैं इसको करता हूँ test.txt। सो यहाँ पे देखोगे तो अपर लेटर है, लोअर लेटर है, एंड पंक्चुएशंस हैं, एंड डिजिटल। हमें मतलब अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पे डेटा यहाँ पे फीड करके रखे हैं ऑलरेडी। मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे एंड किस फाइल से इनपुट देना है आपको, test.txt। जैसे ही एंटर करते हैं, सो नाउ अगर आप देखोगे डिफरेंस, सो ये जो लोअर था उसको भी उसने पूरा अपर केस में, सब कुछ अपर केस में इसने चेंज कर दिया।
इसी तरह आप अपोजिट भी कर सकते हो, अपर से लोअर भी कर सकते हो। ओके, किसी चीज़ को डिलीट करनी है तो कर सकते हो,